ओके, अब बताइए आवाज़ आ रही है क्या? बताइए, मैंने इतना कुछ बोल दिया आप लोगों से और आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। 1 मिनट दीजिए दोस्तों बस। चलिए, अब सही है, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑल गुड। अब मुझे बताइए एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था आप लोगों से कि जब भी आप लोग ये स्माइलीज वगैरह बना के भेजते हैं बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है जैसे एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग है, तो ऐसी स्माइली बना दी, सूरज बना दिया, चंदा मामा बना दिए। चंदा मामा तो मत ही बनाना, सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, उन्होंने स्टार ही बना दिया, कहा कि सर सूरज का तारा है। ठीक है, चलिए शुरू करें। चल वी स्टार्ट, तैयार हैं आप लोग? सभी लोग तैयार हैं? रेडी? वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सेशन में। ओके, जहां पर हम लगातार अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, टॉपिक को कंटिन्यू कर। तो पहले एक बार हम पुरानी चीजों को याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, और हमने कुछ प्रश्न भी आपको लिखने के लिए दिए थे। तो एक एक प्रश्न पर हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे आपको उत्तर लिखना है, वो कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो हमने प्रकोप अर्थात हजार्ड, तो प्रकोप के कारकों का अध्ययन किया था कि आखिर जो प्रकोप है उसके अलग अलग कारक कौन से हैं, उसके अलग अलग फैक्टर कौन से हैं। प्रकोप के कारकों का अध्ययन करने के बाद हमने आपदा की बात की थी कि डिजास्टर क्या होता है, और दोनों में एक अंतर आपको बताया था कि प्रकोप क्या है, इट मे कॉज, ये एक संभावना है। ये क्या है? ये एक संभावना है। जबकि आपदा एक वास्तविकता है, मतलब इसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं। तो यहां पर क्या है, ये विनाशकारी प्रभाव होते हैं। तो इट हैज अ डिवास्ट इट हैज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, ये हमने पढ़ा था। दोनों के बीच का मूल अंतर यही है। लेकिन इसके बाद भी हमने 5 नंबर के हिसाब से, 5 मार्क के हिसाब से एक पूरी टेबल तैयार की थी, जिसमें एक तरफ हमने आयाम लिखे थे या कारक लिखे थे। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भैया प्रकोप और आपदा, उसमें परिभाषा का अंतर, प्रकृति का अंतर, अवॉइडेंस अर्थात परिहार्यता का अंतर, मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, और आपदा के बाद जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा वो है सुभेद्यता। उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की, और बहुत अच्छे से हमने समझा था कि किसी भी जोखिम के प्रति या किसी भी आपदा के प्रति किसी प्रणाली या व्यक्ति की अक्षमता ही वल्नरेबिलिटी कहलाती है। ये हमने डिस्कस किया। जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है, उसने ये परिभाषा दी हुई है, उसने ये डेफिनेशन दी हुई है।
इसके बाद हम आगे बढ़े थे और अगले टॉपिक पर हम आए थे। तो भेद्यता को पढ़ने के बाद, वल्नरेबिलिटी को पढ़ने के बाद हमने जोखिम की चर्चा भी कर ली थी। हमने रिस्क ये भी पढ़ लिया था कि जोखिम आखिरकार क्या होता है, रिस्क आखिरकार क्या होता है, इसकी चर्चा भी हमने कर ली है। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं। नोट्स हमने आपको दे दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नोट्स आप सभी लोगों को मिल गए होंगे। और नोट्स में आप देखिएगा, मैंने प्रिंटेबल नोट्स अलग से दिए हैं। मुझे कल ही एक जानकारी मिली, हमारे मैनेजर सर हैं मनीष सर, उन्होंने बताया कि अगर आप प्रिंट वाले के पास जाएंगे तो उससे कहेंगे कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर दो, तो वो ब्लैक एंड वाइट में उसको प्रिंट करके आपको दे देगा। ब्लैक एंड वाइट का वही ऑप्शन आता है, जब वो प्रिंट करते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट में आपको प्रिंट करके दे देगा। तो 15 पेज में हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। और अगर आप नोट्स ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हमने पॉसिबल क्वेश्चन भी डाले हैं। एमसीक्यू इसमें नहीं डालेंगे, अन्यथा नोट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। एमसीक्यू मैं आपको अलग से क्लास में ही करवाऊंगा। 10 या 15 एमसीक्यू है, वो चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक दिया गया है तो हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। पहली बात। दूसरा, इसमें पॉसिबल क्वेश्चन दिए हैं। अब आप देखिएगा कि सोमवार को हमारी क्लास वैसे भी नहीं होती और 15 अगस्त है, तो फिर अभी आपको 3 दिन मिल जाएंगे। रविवार मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा और मंगलवार मिल जाएगा। तो 20 प्रश्न हैं इसमें लिखने के लिए। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आर देयर जो आपको लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि इन 3 दिनों में आप ये 20 प्रश्न लिखें और इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, ताकि जब मैं आपकी अगली क्लास लूँ जिसमें हम मॉडल आंसर की चर्चा करें तो ये सारी चीज़ें आपसे बन जाएं। उम्मीद करता हूँ कि नोट्स आपको पसंद आए होंगे। हिंदी और इंग्लिश के नोट्स मैंने अलग अलग दे दिए हैं। ठीक है, बताइए। क्लियर है यहां तक? ऑल गुड, कोई दिक्कत? ठीक, चले तो अब थोड़ा मॉडल आंसर पर चर्चा कर ले। तो मुझे एक एक करके आप लोग प्रश्न बताएंगे कि मैंने कौन कौन से प्रश्न आपको दिए थे और फिर हम उनके मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे। तो मुझे बताएं, पहला प्रश्न क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था जो हमने आपको दिया था? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर पहला क्वेश्चन हमने ये दिया हुआ था। आपदा, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन हमने दिया था आपदा। आपदा, ये पहला प्रश्न था, डिजास्टर। ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या कितने लोगों ने ये लिखा है? कितने लोगों ने ये आंसर लिखा है? जल्दी बताइए। लिखा है, ठीक है। वेरी गुड। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। आपदा प्रकोप, चलो अब ध्यान दो। अब पहले कुछ बातें समझें और इन बातों को अलग से आप अपनी कॉपी में लिखें कि कुछ बेसिक बातें होती हैं आंसर राइटिंग के लिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो कुछ बेसिक बातों को जरूर आप लिखें। जैसे पहला पॉइंट आप यहां पर मेंशन करें कि कभी भी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ये सबसे पहली बात आपकी है। आप वर्ड लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जब आप 3 नंबर का उत्तर लिखने के लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन दी गई होंगी और उन्हीं 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है, उन्हीं 3 लाइनों में आपको जवाब देना है। तो अब जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी प्रयास करेंगे कि कभी भी आपका उत्तर 3 लाइनों से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर होते और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा होता तो मान के चलिए अगर आपका उत्तर 3.5 लाइन में भी जाता तो मैं उसको चेक नहीं करता, मैं उसे काट देता, क्योंकि आपने सबसे बेसिक पैमाना फॉलो नहीं किया और जो है वर्ड लिमिट का। तो ये पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, जहां भी संभव हो हमेशा उदाहरण जरूर दीजिए, हमेशा एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जब भी आप 3 नंबर के प्रश्न लिख रहे हैं
तो प्रयास यही करें कि अधिकतर आंसर आप पॉइंट में लिखें, मैक्सिमम आंसर आप पॉइंट के फॉर्म में। अब मैं ये समझ रहा हूं कि सर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें पॉइंट में लिखना संभव नहीं होता, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पॉइंट में लिखना संभव नहीं होता। जैसे अब मैंने आपको प्रश्न दिया, आपदा की परिभाषित करें, डिफाइन दी डिजास्टर। दूसरा प्रश्न मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि प्रकोप को परिभाषित करें, डिफाइन दी हजार्ड। तो अब इसमें आप पॉइंट नहीं बना सकते, लेकिन बहुत से प्रश्न आएंगे जिनमें हम पॉइंट बना पाएंगे और वो आगे आपको जानने के लिए भी मिलेंगे। जैसे कल हमने जोखिम के बारे में पढ़ा था, तो मान लेते हैं कि 3 नंबर में एक प्रश्न उसने पूछा कि जोखिम, तो आप जोखिम को परिभाषित कर दीजिए, जीवन या संपत्ति की संभावित हानि जो किसी प्रणाली या समाज को आपदा की अवधि में हो सकती है। ये आपका पहला पॉइंट बन। तो ऐसे या फिर गोला जो भी आपको लगाना है। और दूसरे पॉइंट में आप ये सूत्र लिख सकते हैं, अर्थात जोखिम बराबर खतरे की संभावना गुणा भेद्यता का स्तर, रिस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड इनटू डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो जहां भी संभव हो वहां पर आप उत्तर किस में लिखेंगे, पॉइंट में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपके उत्तर चेक होते हैं या आप खुद से एवेल्युएट कर रहे हैं, तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान आप रखिए। अब जैसे अभी आप में से बहुत लोगों ने जवाब लिखा होगा, तो कुछ लोग 4 लाइन पे पहुंच गए होंगे और बहुत से लोगों ने उदाहरण नहीं दिए हो। आपने आपदा को परिभाषित किया होगा, प्रकोप को परिभाषित किया होगा, लेकिन उदाहरण नहीं दिए होंगे। और अभी आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर आपदा को परिभाषित करने में ही हमारी 2.5 लाइन लग जा रही है, तो हम उदाहरण कैसे दें। तो चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप उदाहरण देंगे। ठीक। एक और बात, जब भी आप 3 नंबर का उत्तर लिखें, हमेशा इसे सिंपल रखना है। अब सिंपल रखने का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के डायग्राम मत बनाइए। देखिए मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ, दूसरे विषयों पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने विषय की बात कर रहा हूँ। चाहे आप भूगोल पढ़ें, पर्यावरण पढ़ें, ऊर्जा पढ़ें, या फिर अभी हम डिजास्टर और वाटर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कीप इट सिंपल। मतलब इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है कि आप ये डायग्राम बनाने लग रहे हैं, इस तरह से डायग्राम बनाने लग रहे हैं, नहीं। इन सबको आप अवॉइड करेंगे क्योंकि ये समय और जगह दोनों ले जाते हैं। मुझे समय की कम फिक्र है, जगह की ज़्यादा फिक्र है कि ऑलरेडी हमें बहुत कम स्पेस मिला हुआ है और उसमें भी अगर हमने ये डायग्राम बना दिए तो ये प्रॉब्लम करेगा। एक और चीज़ जो मुझे कॉपी में नज़र आई है, सामान्य मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको यहाँ लाइन दी गई है, 3 लाइन इस तरह से आपको लिखने दी गई है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि प्रश्न को यही लिख दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आपदा, तो कुछ लोग यहाँ लिखेंगे आपदा, फिर उसको डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करेंगे तो अब ये पूरी जगह वो छोड़ देंगे, इतनी जगह वो खाली छोड़ रहे हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? अगेन ये गलत तरीका है लिखने का। आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधा यहां से शुरू करो। जब प्रश्न ऑलरेडी लिख दिया गया है तो प्रश्न को दोबारा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। आप सीधा उत्तर पर आइए, सीधा अपने जवाब पर आइए। समझ पा रहे हैं चीजों? तो वर्ड लिमिट, उदाहरण, 3 नंबर पॉइंट में लिखें, 3 नंबर को सिंपल रखें, और ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी। अब एक और बात, जैसे मैं क्यों कह रहा हूं ये 3 नंबर सिंपल रखने का, एक प्रश्न पूछा गया था, आई गेस 2014 में था, कि प्रकोप और आपदा में अंतर बताइए 3 नंबर में। और 2020 में वो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकोप और आपदा में अंतर बताइए, लेकिन इस बार 5 नंबर में पूछा गया। तो कल ही हमने आपको बताया था कि जब अगर 3 नंबर के लिए लिख रहे हैं तो यू विल हैव टू कीप इट सिंपल। आप उसको सिंपल परिभाषा लिखें प्रकोप की, उसमें जबकि लगाइए और आपदा की परिभाषा लिख दीजिए, और दोनों को आपस में कर दीजिए। यहां पर आप टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन 5 नंबर में इट इज मैंडेटरी कि आप टेबल बना करके ही आंसर लिखें, और वैसी ही टेबल बनाएं जैसी हमने आपको बना के दी है, जिसमें एक तरफ आयाम दिए गए हैं, डायमेंशन दिए गए हैं, फिर प्रकोप लिखा हुआ है और फिर आपदा लिखा हुआ। उम्मीद करूंगा कि इतनी बेसिक बातें आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी। बताइए, और ये पॉइंट लिखा करें दोस्त। क्या होता है कि जब ये पॉइंट अपनी फेयर कॉपी में आप लिखते हैं तो आपको बार बार रिकॉल होते हैं कि अच्छा आंसर राइटिंग में हम ये गलतियां कर रहे थे, हमें इन गलतियों से बचने की आवश्यकता। पहले मुझे बताएं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? ऑल गुड? एक बार कमेंट करके बताइए। नहीं लिखना चाहिए, वैसे सही तो तरीका यही है कि मत लिखिए।
ओके, उसमें भी हम आएंगे भावना, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा था, हमने टीम से बात कर ली है, एक बहुत अच्छी सुविधा जल्द ही आपके लिए दी जाएगी। टेलीग्राम पर ही हम ये सुविधा देंगे ताकि आप अपने आंसर भेज पाएं और हम वहां से आपके आंसर, कुछ आंसर एवेल्युएट कर पाए। ओके रूबी, हम इस पर बात करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी इस पे भी हमने बताया था आपको, ज्योग्राफी जब हम पढ़ा रहे थे तो एक दिन आपकी हमने आंसर राइटिंग की क्लास ली थी और वहां भी हमने समझाया था कि कैसे आप फैक्ट को लिखेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? एम आई क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट? यहाँ तक क्या मेरी बात क्लियर है? अभी वही लिखवा रहा हूँ, मॉडल आंसर लिखवा रहा हूँ मैं, मुझे बताइए एक बार। क्लियर है? चलो, तो अब हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न हमने आपको दिया था आपदा। तो पहले तो एक बार रिकॉल कर लो कि हमने आपदा के बारे में पढ़ा क्या था। तो हमने ये पढ़ा था कि सर आपदा एक प्राकृतिक या मानव जन्य कैसी घटना है? सर अप्रत्याशित घटना है, जो क्या करती है, जो मानव जीवन, संपत्ति आदि पर, आदि पर, मानव जीवन, संपत्ति आदि पर विनाशकारी, विनाशकारी प्रभाव डालती है। याद आ रहा है? इसी तरीके से याद करेंगे। अगर कभी भी दोस्तों आपने परिभाषा को रटने का प्रयास किया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि तुरंत आपको परिभाषा याद हो सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप वो परिभाषा भूल जाएंगे। हमेशा जब भी आप परिभाषाओं को लिखें, इस तरह तोड़ करके लिखें कि प्रकृति या मानव जन्य अप्रत्याशित घटना मानव जीवन पर, मानव जीवन, संपत्ति आदि पर कैसे प्रभाव डालती है? विनाशकारी प्रभाव डालती है। इंग्लिश में हम कहेंगे नेचुरल और ह्यूमन कॉज्ड सडन फिनोमिना which that have devastating effect on human life, property, etc. That have devastating effect on human life, property. बताइए क्लियर है? यस और नो? याद आया कि नहीं आया? अब इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे। अब आपको उत्तर लिखना है, तो किस तरह उत्तर लिखेंगे? आंसर में अब आप लिख सकते हैं कि, सॉरी, ऐसी ऐसी प्राकृतिक, अच्छा ये नहीं लगाएंगे हाँ बिंदु, ऐसी प्राकृतिक या मानव जन्य, ऐसी प्राकृतिक या मानव जन्य आकस्मिक घटना जो मानव जीवन, संपत्ति, अन्य जीव, अन्य जीवों आदि, या यहां पर्यावरण भी लिख सकते हैं, आदि पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। जैसे, जैसे भूकंप, चक्रवात, गैस रिसाव आदि। ये आपका जवाब बन जाए, यस और नो। अब इसमें देखो, हमने ये पॉइंट में आप नहीं लिख सकते, ये जवाब आप पॉइंट में नहीं लिख सकते क्योंकि आपको यहां पर ज्यादा लाइन खर्च हो जाए। तो ये जवाब आपको किस में लिखना पड़ेगा? पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। दूसरा, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भैया ये आकस्मिक घटना है जिसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं। हाईलाइट कर दीजिए दो पॉइंट को, हाईलाइट करने से और अच्छे से समझ में आएगा। कीवर्ड क्या है? प्राकृतिक या मानवजन्य पहला कीवर्ड, आकस्मिक घटना दूसरा कीवर्ड, और विनाशकारी प्रभाव तीसरा। इंग्लिश में जरा मैं बोल दूं एक बार, अ नेचुरल और ह्यूमन कॉज्ड अनफोर्सीन या सडन डिजास्टर that have devastating effect on
human life, property, and other living beings, such as earthquake, cyclone, gas leak, etc. अब यहाँ एक बात का और विशेष ध्यान, एक बात का और ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना विनाशकारी प्रभाव डालती है, ये मत लिख देना गलती से भी, कर सकती है, गलत हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। अब एक बात पे और ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हमारा फोकस क्या रहता है जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मतलब एज अ टीचर मैं अपनी भी बता रहा हूँ और एज अ स्टूडेंट आपकी, तो हमारा पूरा ध्यान हमेशा प्राकृतिक आपदाओं पर ही होता है। यस और नो? अभी जितने भी उदाहरण हमने लिए, हम 3 दिन से क्लासेस कर रहे हैं, तो 3 दिन से हम जितने भी उदाहरण ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपदा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, समझदार लोग हैं आप, बताइए कि क्या आपदा सिर्फ प्राकृतिक होती है? क्या सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही आती है? मैन मेड कोई डिजास्टर नहीं आती? कमेंट करके बताएंगे। आज मेरे साथ वेबसाइट के दोस्त भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी बता रहे होंगे। इसमें है स्नो, फिर है KGS यूजर, स्नेहा, विश, ठीक, होती है, ओके, बिल्कुल होती है सर, मैन मेड डिजास्टर भी होती है। तो क्या हमें आपदा के उदाहरण में एक मैन मेड डिजास्टर नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। और कौन सी डिजास्टर लिखें? वो जिससे मध्य प्रदेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और मध्य प्रदेश के इतिहास में, या फिर मैं दुनिया के इतिहास में बात करूं, तो जो सबसे बड़ी केमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल डिजास्टर मानी जाती है, जो सबसे बड़ी रासायनिक प्रौद्योगिकी या औद्योगिकीय आपदा मानी जाती है, वो सभी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। तो आप लिख सकते हैं जैसे भूकंप, चक्रवात, भोपाल गैस रिसाव इत्यादि। इतने में ही आपको नहीं पता, लेकिन आपने अपने आंसर को बहुत ज्यादा एनहांस कर लिया है। एग्जामिनर की नजरों से देखिए, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है इन बातों कि कितना अच्छा स्टूडेंट है कि इसको सारे पहलू पता है। और इसने चुना भी किसको है? मैन मेड डिजास्टर। इसने चुना है गैस रिसाव को। क्यों? क्योंकि वो मध्य प्रदेश से जुड़ा। तो इस तरह के उदाहरण जब आप देंगे, मान के लिखिए, मैं कह रहा हूं ना कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। ये एक दिन में नहीं आता, रटने से नहीं आता, आंसर राइटिंग सीखना। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको और बताऊं, अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे तो नहीं, एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे जो हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो पहले आ चुके हैं, लेकिन आप सीधे सीधे हल नहीं कर पाओ। तो आप कह देखो, एज अ टीचर मैं क्या कर सकता था कि जो प्रश्न ऐसा आया है तो उससे मैं अलग से पढ़ा देता आपको और कह देता देखो मेरे पढ़ाए हुए से आया है। लेकिन ये गलत अप्रोच। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ाते आया हूं, और फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि देखिए जो कंटेंट आपने पढ़ा है, इस कंटेंट से आप उन प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे जो लीक से थोड़ा हट करके आते हैं, जो लीक से थोड़ा हट करके, वो आर्ट होगा। अदरवाइज मगअप तो आप चीजें कर सकते हैं। और मैं फिर से गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, कि मेरे पढ़ाए हुए से 100% नहीं आए। दैट इज माई गारंटी टू यू। 80% आएगा, ये मैं दावे से, किसी के भी पढ़ाए हुए, क्योंकि यही तो एग्जाम है, यही तो एग्जाम की मर्यादा है। तो समझेंगे इस बात को, लिखेंगे आंसर इस तरह से, है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अब चेक किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा आंसर लिखा था? कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, हमने बहुत हद तक ऐसा ही आंसर लिखा था। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करेंगे इन चीजों पर, कैसे आंसर आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बताइए। कैसा आंसर लिखा था? परिधि, शिवानी, पूनम, रसना, सुनील, कि, किस हद तक आप यहां तक पहुंच पाए? किस हद तक यहां तक पहुंच? ठीक है, यूएन के अकॉर्डिंग ये लिख दीजिए, ये परिभाषा आसान है, ठीक। अच्छा, प्रकोप और आपदा में अंतर हमने आपको 5 नंबर में दिया होगा, 5 मार्क्स में लिखने के लिए दिया होगा, सेम लिखा था। वेरी गुड दिव्या, ठीक। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, एक मॉडल आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न, प्रकोप और आपदा में अंतर, ये 5 नंबर में है या 3 नंबर में है? एग्जाम्पल नहीं दिए थे, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बार बताइए कि प्रकोप और आपदा में अंतर 5 नंबर में है। थैंक यू।
तो अगला प्रश्न जो हमने आपको दिया वो है प्रकोप व अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों को कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर है ना? मैं हर एक वर्ड इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हर एक वर्ड। ठीक, तो ऐसा मत सोचा करें कि मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, लिख रहा हूँ लेकिन बोल तो हर एक वर्ड रहा हूँ इंग्लिश में। प्रकोप और आपदा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड द डिजास्टर, डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड द डिजास्टर, ये दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि क्या है, किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक, चलो देखें इसको। पहले 5 नंबर देखेंगे और फिर हम इसमें 3 नंबर। अब इसमें एक मुझे लग रहा है जो आप लोगों ने गलती की होगी, जो मुझे लग रहा है कि जहां आपने समस्या हुई होगी, आपके लाइन ज्यादा हो गए होंगे, 9 लाइन से ज्यादा हो गई होंगी कई लोगों की। और ये गलती टेबल बनाने की, कंटेंट तो उतना ही था कि वो 9 लाइन में आ जाता, लेकिन हम टेबल बनाने में गलती करते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात और सीखो अभी इस क्लास से जो आपको याद रखनी है, टेबल बनाना एक आर्ट है, आंसर राइट आपके एग्जाम में। क्यों आर्ट है समझना। देखिए आपको 3 पॉइंट लिखने थे। एक आपको लिखना था आयाम अर्थात डायमेंशन, एक आपको लिखना था प्रकोप अर्थात हजार्ड, और एक आपको लिखना था आपदा अर्थात डिजास्टर। अब अगर इसकी तैयारी अच्छी है तो दिमाग में कम से कम इतना तो सोच सकते हो आप कि मुझे सबसे ज्यादा कंटेंट आपदा में लिखना है, उसके बाद मुझे प्रकोप में थोड़ा कम कंटेंट लिखना है, और आयाम में सबसे छोटा या सबसे कम कंटेंट लिखना है। तो अब अच्छी बात पता है एमपीपीएससी में क्या है कि उन्होंने आपको लिमिट कर दिया है कि भैया ओके, ध्यान देंगे। तो एमपीपीएससी ने क्या किया है, आपको लिमिट कर दिया है, तो आपके ऊपर सीमाएं बांधी हैं, लिमिटेशंस लगा दी है। तो इससे फायदा आपका होता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे उम्मीद की जाती है कि जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करें। तो ठीक इसी तरह जो लाइन आपके पास है, उन्हें उसका आपको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है, ताकि आप बहुत अच्छा आंसर लिख सको। तो जब हम जानते हैं कि हमें आपदा में ज़्यादा कंटेंट लिखना है, प्रकोप में थोड़ा कम कंटेंट लिखना है, और आयाम में सबसे कम कंटेंट लिखना है, तो टेबल इसी हिसाब से ड्रॉ करें। ठीक है कि सर आयाम को हम कम जगह दे देते हैं, मान लीजिए ये इतना आयाम को जगह दे दी, सर प्रकोप के लिए इतनी जगह काफ़ी है, आपदा को थोड़ा ज़्यादा जगह दे देते हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप समझेंगे धीरे धीरे जब इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको इनका असर समझ में आता है, इन चीज़ों का असर आपको धीरे धीरे समझ में आता है। मैं आपको एक मॉडल कॉपी शेयर कर देता हूँ, मैं आपको मॉडल कॉपी शेयर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब इसको आपको फिर बनाना है, लाइन नहीं छोड़ेंगे। एक और चीज, कई लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ऊपर एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ दी, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, एक लाइन, तो लाइन छोड़ छोड़ के ही आपने क्या किया, स्पेस को खत्म कर लिया, और फिर आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। ठीक, अब पहला पॉइंट आप क्या बना देंगे, पहला पॉइंट इसमें आपने बनाया होगा परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। अब प्रकोप की परिभाषा में आप शॉर्ट करके, यार एक मिनट रुको, हेलो। ठीक, अब इसमें एक समस्या जो आप लोगों को जारी होगी कि सर इसमें परिभाषा काफी बड़ी है, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप यहां ही लिख देते प्राकृतिक या मानवीय घटना जिसका मानव जीवन संपत्ति आदि पर, मानव जीवन संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचा सकती। प्राकृतिक या मानवीय गतिविधि
जो, या प्राकृतिक या मानवीय घटना जो मानव जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। नेचुरल और मैन ह्यूमन एक्टिविटी, नेचुरल और मैन मेड फिनोमेना which that may cause harm to human life, property etc. दो लाइन में परिभाषा आ गई आपकी। यहां पे लिखते हैं प्राकृतिक या मानवीय घटना जो मानव जीवन, संपत्ति आदि पर विनाशकारी प्रभाव डालती है, यही लिख दिया आपने। ह्यूमन नेचुरल और ह्यूमन फिनोमेना that have devastating effect on human life, property etc. शॉर्ट कर दी डेफिनेशन, परिभाषा शॉर्ट कर दी आपने, है, था, थी, ये सब कुछ हटा दिया, तो ये आपके पहला पॉइंट बन जाएगा। अब जैसे ही आपने परिभाषा शॉर्ट कर दी, अब आप दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे कि प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो ये एक संभावना है, दिस इज पॉसिबिलिटी, और ये एक विनाशकारी स्थिति है। इट इज अ डिवास्टेटिंग फिनोमेना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटी एंड डिवास्टेटिंग फिनोमेना, नेचर भी हो गया। अब नेचर लिखने के बाद आप आगे आए, अगला पॉइंट, अगला आपने लिखा परिहार्यता, परिहार्यता, अवॉइडेंस। परिहार्यता मतलब अवॉइडेंस, नहीं। देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, नहीं टाला जा सकता, या फिर एक लाइन में लिखो, एक लाइन में, अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, यहां पर भी लिख दो अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, किंतु आपदा के प्रभाव के परिमाण का न्यूनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, अनअवॉइडेबल बट कैन बी मिटिगेटेड, डिजास्टर रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय मैनेजमेंट। किंतु प्रबंधन द्वारा इसमें रह गया, किंतु प्रबंधन द्वारा आपदा परिमाण का न्यूनीकरण किया जा सकता। और चौथा पॉइंट, मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, सक्रिय हानि नहीं, नो एक्टिव लॉस, सक्रिय हानि व अत्यधिक आर्थिक सामाजिक क्षति, एक्टिव लॉस एंड एक्सट्रीम इकोनॉमिक सोशल डिप्रेशन या फिर डैमेज, एक्सट्रीम इकोनॉमिक सोशल डैमेज। बताइए आप लोग, अब क्लियर है? एक सेकेंड रुकिए। बताइए, अब क्लियर है? देखिए हर्ष, अभी आपको समय लगेगा, आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल मान रहा हूँ, पर धीरे धीरे करके जैसे ही क्लासेस कम होती जाएंगी, अभी आपकी दो तीन क्लासेस खत्म हो जाएंगी। मतलब देखिए हिंदी आपकी समाप्ति ऑलमोस्ट हो गई है, अब इस हफ्ते आपका मैपिंग भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके पास 3 ही क्लास रह जाएंगी। इकॉनमी बिल्कुल आपके अंतिम छोर पे चल रही है, तो 2-3 क्लासेस अभी वैसे भी खत्म हो जाएंगी, अधिकतम 3 क्लासेस रहेंगी, और 3 क्लासेस आपको करना भी चाहिए, 6 घंटे की क्लास आपको करना भी चाहिए। ठीक,
क्या परिभाषा? नहीं, परिभाषा लास्ट में नहीं लिख सकते, ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं पहले। सर वर्ड लिमिट क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में 9 लाइन लेकर के चलो, 50 शब्द की सीमा है। सर एक अंतर लिख, नहीं, एक अंतर लिखने के बाद लाइन मत छोड़िए, आपके पास इतना स्पेस नहीं है। ओके इंग्लिश, तो अब उम्मीद करें इस तरह से लिखेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ तक पहुंच पाए थे इस उत्तर तक? कि सर हाँ ऐसा हमने लिखा था। मुझे पता है समस्या कहाँ गई होगी आपको, परिभाषा को शॉर्ट करने में प्रॉब्लम गई होगी, थोड़ा यहाँ भाषा में प्रॉब्लम गई होगी कि ये सक्रिय नहीं है, सक्रिय हानि व अत्यधिक आर्थिक सामाजिक क्षति, यहाँ पर समस्या गई होगी। एक ही पेन का यूज कर सकते हैं, छोटे वर्ड में लिख सकते। 9 लाइन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। बस 3 ही रहेंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। फिर मैं डेटा, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ थोड़ी भाषा में प्रॉब्लम हुई थी, 3 लाइन ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, परिभाषा 3 लाइन में लिख पाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही होगी अब तक, और बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। और अभी ये प्रैक्टिस हम करेंगे, ये जो मैं इसको बोलता हूँ रिवाज। ठीक है, तो ये जो रियाज है, माफ कीजिए, रियाज हम करने वाले हैं। कई बार हम ये रियाज करेंगे, क्योंकि जब मैं सिंगिंग सीखता था तो हमेशा एक ही एक चीज़ हमको 2-2 3-3 हफ्ते बोला जाता था कि चलिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो हमें लगता था कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसका अंतर समझ में आता था। ठीक, ऑल गुड। चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी पा रहे होंगे इस चीज़। रिवीजन करने में प्रॉब्लम है, ओके ओके, इसको हम ठीक करते हैं। एमपी ओरिएंटेड स्टडी तो कर रहे हैं हम, पूरा पेपर वही हो रहा है एमपी का, आप कैसे बात कर रहे हैं? इसमें एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो इतने प्रश्न मुझे लगता है काफ़ी है, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी है। और बाकी कल मैं आपको कुछ प्रश्न लिखने के लिए दूंगा, तो उनके जवाब आप लिख करके लाइएगा। और पूरा एक हफ्ता अभी आपके पास है, मतलब एक हफ्ता नहीं, 2-3 दिन अभी आपको मिलेंगे। तो भरपूर रिवीजन, भरपूर काम आप इस पूरे हफ्ते में या इन 3 दिनों में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हाँ, आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकोप और आपदा में अगर 3 नंबर में आता, तो यही जो परिभाषा आपने लिखी ना, अभी मैंने आपको एक परिभाषा बताई है प्रकोप और आपदा के अंतर के रूप में, तो इसी परिभाषा में बीच में आप जबकि लगा देंगे, है ना, सिर्फ इतना अंतर करेंगे। 3 लाइन में आ जाएगा, और इन 3 लाइनों में आपकी परिभाषा बन जाएगी। बीच में बस आपको क्या लगा देना है, तो बीच में आपको जबकि लगा देना है। इस पे भी हम आज बात करें, बिल्कुल 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 हम बात करें। ठीक है, सब्जेक्ट वाला टाइम मैनेजमेंट मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि अभी कुछ कुछ समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं, बट नहीं करेंगे ज़्यादा दिनों तक आप। इसमें एग्जाम्पल मत दीजिए, आवश्यकता नहीं है। दिक्कत पता है एग्जाम्पल देने में क्या है? दिक्कत यह है कि दोनों के उदाहरण लगभग एक जैसे हैं। अब भूकंप एक प्रकोप भी है और आपदा भी है, कल आपको समझाया था हमने कि अर्थक्वेक इज अ हजार्ड एंड एज वेल एज इट इज अ डिजास्टर। अर्थक्वेक अगर रेगिस्तान में आता है तो वो हजार्ड है, लेकिन अगर वो शहर में आ गया तो वो एक डिजास्टर है। तो इसीलिए यहां पर हम उदाहरण को अवॉइड कर रहे हैं, एग्जाम्पल को हम अवॉइड कर रहे हैं। चले, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली हेडिंग लगाइए 1.5। नेक्स्ट हेडिंग 1.5, क्षमता, कैपेसिटी। चलो, और वही तरीका हमारे पढ़ने का कि पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, वट यू थिंक, वट यू फील व्हेन यू हियर दिस वर्ड कैपेसिटी। जब आप ये शब्द सुनते हैं क्षमता, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, चलिए बताइए क्या आता है जब ये वर्ड आप सुनते हैं कि सर क्षमता सुन के हमारे दिमाग में कुछ दिमाग में आ रहा है? सहनशीलता, जोखिम से निपटने के उपाय,
बिल्कुल आपदा होगी वो, बिल्कुल आपदा होगी। सिंबल नहीं आएगा, जबकि लिखेंगे सीधा। क्षमता, सहने की ताकत। बहुत बढ़िया, सहने की ताकत, कर सकता हूँ। पूनम ने एक अच्छा जवाब दिया, कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, ये वल्नरेबिलिटी का अपोजिट है। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, तो क्षमता का मतलब सिंपल सी, सब बहुत सिंपल बात होती है। हम कितना अलग अलग शब्द यूज करते हैं, हम दिन भर ये वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं हम में इतनी दम है, हम में इतनी दम है कि हम ये काम कर देंगे। चाहे फिल्म भी आए, गाना भी है, दम मारो दम करके एक बड़ा गाना बना हुआ है। हम कहते हैं, एक और शब्द यूज करते हैं क्षमता के लिए, औकात। ये भी एक क्षमता के लिए शब्द ही है, जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, ये शब्द क्या दिखाता है? क्षमता को दिखाता है, क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर क्षमता का अर्थ क्या है? यहाँ पर क्षमता का मतलब ही वही है जो हम सामान्य भाषा में इस्तेमाल करते हैं, कि अगर एक आपदा कभी भी आई, अगर कभी भी एक डिजास्टर आया, तो उससे लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसी को हम क्षमता कहते हैं। और बहुत अच्छा किसी ने कहा कि सर ये बिल्कुल उल्टा है भेद्यता का। जो वर्ड आपने वल्नरेबिलिटी पढ़ाया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपदा के प्रति हमारी अक्षमता, और इसमें हम पढ़ रहे हैं किसी भी आपदा से लड़ने की जो हमारी शक्ति होती है या जो हमारे संसाधन होते हैं, उसी को हम क्षमता कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं कि आप उड़ीसा के एक तटीय शहर में रह रहे हैं, आप उड़ीसा के एक कोस्टल शहर में रह रहे हैं। अब उड़ीसा में क्या आ सकता है? तो सर यहाँ पर चक्रवात आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक साइक्लोन हिट किया, तो इस साइक्लोन से लड़ने में आप कितने सक्षम हैं? अब वो किस बात पर निर्भर करेगा? वो कुछ बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात, क्या आप ये समझते हैं कि साइक्लोन क्या होता है? क्या आपको पता है कि साइक्लोन आएगा तो अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या आप तक इस बात की जानकारी पहुंच गई है कि 2 दिनों में यहाँ चक्रवात आने वाला है? अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं बीच पर, मेरा घर है, मैं बढ़िया बीच पर रह रहा हूँ, ऐसे बैठा हुआ हूँ ऐसे करके बीच पे, और आदमी चिल्ला भी रहे हैं कि भैया 2 दिन बाद चक्रवात आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं, हम में तो क्षमता है। तो ये क्षमता नहीं, ये मूर्खता कहलाती है। जब अगर आपको पहले से जानकारी मिल गई है कि यहाँ पर चक्रवात आ सकता है, तो यहाँ से फिर आप निकल जाइए, अपने आप को बचाइए। दूसरी चीज, क्षमता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्षमता? दो। अच्छा, पहली बात समझ में आ गई क्षमता क्या है। तो किसी भी आपदा का मुकाबला करने के लिए किसी समाज या प्रणाली के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। अब ये जो कैपेसिटी होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 आता है कोपिंग कैपेसिटी, अर्थात मुकाबला करने की क्षमता। इसे इंग्लिश में कोपिंग कैपेसिटी कहते हैं और हिंदी में इसे मुकाबला करने की क्षमता कहते हैं। अब कोपिंग कैपेसिटी का मतलब है कि क्या आपदा की जानकारी आपके पास है? जब आपदा आएगी तो क्या उससे बाहर आप निकल सकते हैं? क्या आपके पास इतने संसाधन हैं कि वो आपको दूर ले जा सकें? क्या आपके पास इतने संसाधन हैं कि आपदा के बाद भी जो 1-2 महीने का समय रहेगा जिसमें रिहैबिलिटेशन होना है, उसमें आप अपने इकोनॉमिक एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से ये क्षति उठा सकते हैं? तो ये इसमें आता है कोपिंग कैपेसिटी। और यहां पर भी अंतर पड़ेगा। इसको हम जब कनेक्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी से, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि कोपिंग कैपेसिटी भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। जो मुकाबला करने की क्षमता है या लड़ने की क्षमता है, वो हर व्यक्ति पर डिपेंड करेगी। वही एग्जाम्पल जो कल दिया था कि अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसकी कोपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, तो उसकी कोपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। दूसरा इसमें आता है कैपेसिटी असेसमेंट। दूसरा क्या आता है? कैपेसिटी असेसमेंट। इसको कहा जाता है क्षमता का मूल्यांकन करना। दूसरा क्या आता है? कैपेसिटी असेसमेंट आता है, अर्थात क्षमता का मूल्यांकन। अब आप मुझे बताएं, आप बता देंगे ना तो आपको दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? बताइए आप लोग। अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अर्चना अभी परिभाषा लिखवाएंगे आपको। क्या मतलब होता है मूल्यांकन का? असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जांच करना। बहुत बढ़िया, प्रकाश ने बिल्कुल सामान्य शब्दों में बता दिया कि सर इसका मतलब है जांच करना।
अब किस चीज की जांच करना? उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण आपने बड़ा फेमस देखा होगा कि एक मूवी देख रहा था मैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पुलिस वाला होता है, तो उसके पास एक बंदूक होती है। अब वो बंदूक जब से उसने जॉब ज्वाइन की तब से उसने कभी चलाई नहीं, और बेचारा रिटायर होने वाला था, आखिरी समय था, और उसी समय उसको वो बंदूक चलाने की आवश्यकता आ गई, और वो बंदूक चली ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सालों से उसका यूज नहीं हुआ, ना ही उसको मेंटेन किया गया, और ना ही उसका असेसमेंट किया गया। तो संसाधन था, बहुत अच्छे समझिएगा उदाहरण के द्वारा, संसाधन था, लेकिन अगर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाए, समय पर आपने उसने आपकी मदद ही नहीं की, तो ऐसा संसाधन किसी काम का नहीं होता। तो कोपिंग कैपेसिटी में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या संसाधन है, क्या रिसोर्स है, और असेसमेंट में हम ये पता करते हैं कि जो संसाधन हमारे पास हैं क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कम से कम हर 6 महीने में उनका असेसमेंट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि वो खराब हो गए। आपने एक फायर अलार्म सिस्टम लगाया था, ऐसा तो नहीं कि वो खराब हो गया। आपने एक फायर वाटर लगाए थे कि जैसे आग लगेगी तो पानी गिरने लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसमें चोक वगैरह आ गया हो, वो बंद हो गया हो। आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे, ऐसा तो नहीं कि वो काम ही नहीं कर रहे हो या उनको ऑपरेट करते नहीं बन रहा, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में अल्टीमेटली आपको चीजों को पुश करना पड़ेगा, और पता पड़ा वो बटन ही काम नहीं कर रहा, मतलब वो जो हैंडल होता है वो हैंडल या ट्रिगर ही काम नहीं कर रहा, तो कैसे काम होगा? इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जो भी कैपेसिटी हमारे पास है या जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, हम लगातार उसका असेसमेंट करते रहें, हम लगातार उसको चेक करते रहें कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। ये ठीक उसी तरह है मेरे दोस्तों कि जिस तरह आज आप क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर लगातार आप इसको रिकॉल करते रहेंगे, लगातार आप इसका आंसर राइटिंग करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ठीक। और तीसरा होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरा क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग। इसे कहा जाता है नई क्षमताओं का विकास करना। इसे क्या कहते हैं? नई क्षमताओं का विकास करना। अब नई क्षमताओं के विकास में क्या आ सकता है? नई स्किल सीख लीजिए। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है, तो नाव चलाते आना चाहिए लोगों से, लोगों को तैरना आना चाहिए। ठीक है। नई कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल सीख लीजिए कि अगर डिजास्टर आया तो उसमें भी आप कैसे ऐसी बैटरी या टॉर्च बना सकते हैं जो उस समय आपको मदद कर सके, या आती है मार्केट में तो उनको लेकर के रख दीजिए। नए आर्थिक उपाय निकाल दीजिए कि जब आप आपदा में रहेंगे तो उस समय पर आप अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। ये सब क्या है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। नई चीजों को सीखना, इसी को हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आई? देखो, जितना चीजों को इजी रखोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। अगर चीजों को आप कॉम्प्लिकेट करोगे, अपने ऊपर लोड लोगे, बर्डन लोगे, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी। ठीक है। तो चीजों को आसान रखना है और एक एक करके पढ़ते जाना है। तो चलें अब लिखना शुरू करें, और जिसका भी एक डाउट था कि आप क्षमता दोबारा बता दीजिए, तो इसी में आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए परिभाषा लिखिए दोस्तों। हेडिंग लगा ली है आप लोगों ने? यस और नो में आंसर करते रहा करो कि हाँ सर लगा ली है हेडिंग, सारी चीजें हो गई हैं। का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कमेंट देखने के लिए बार बार ऐसे होना पड़ता है। तो अभी मैं हाथ में ले लेता हूँ फोन। कई बार तो लगता है ना कि बुढ़ापा आ गया है। कब गए थे हम? शायद बुधवार को गए थे, बुधवार को हम शायद मैच खेलने गए थे। एक दो बॉल फेंक ली तेज। आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है। तो अब तक दर्द ही हो रहा है, तो लग रहा है कि अभी हो रहा है बड़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने मेंटली सोचा कि अगर मेंटली मैंने एक बार सोच लिया कि बुढ़ापा आ गया, तो सच में बूढ़ा हो जाऊंगा। सारी चीजें क्या होती है? मेंटली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बॉल फेंकेंगे, तेज नहीं फेंकेंगे। मान लेंगे कि अब हम मोहम्मद शमी जैसी बॉल नहीं कर पा रहे, सौरभ गांगुली टाइप बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन कर तो लेंगे ही। ठीक है, चलो लिखो, परिभाषा लिखो। किसी संगठन, नंबर वन परिभाषा, हेडिंग लगा के लिखिएगा। ये आपने हेडिंग लगाई है, और इसी में पहला पॉइंट परिभाषा, और यहां लिखना शुरू करें। किसी संगठन या समाज के
समाज के संसाधनों संसाधनों और और कौशल का संयोजन किसी संगठन या समाज के संसाधनों या कौशल का संयोजन जो जो आपदा के प्रति सुभेद्यता में कमी लाता है, जो आपदा के प्रति सुभेद्यता में कमी लाता है। अरे एक चीज ऐड कर लो, किसी समाज या संगठन के उपलब्ध संसाधनों, ये शब्द जोड़ लेना, किसी समाज या संगठन के उपलब्ध संसाधनों तथा कौशल का संयोजन। ये पहली लाइन हो गई, किसी समाज या संगठन के उपलब्ध संसाधनों तथा कौशल का संयोजन जो आपदा के प्रति सुभेद्यता में कमी लाता है, जो आपदा के प्रति सुभेद्यता में कमी लाता है। इंग्लिश में लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल resources and strengths combination of available resources and strengths of a society or organization to reduce disaster risk ठीक है। आप वल्नरेबिलिटी को जोखिम से भी रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो, वल्नरेबिलिटी को जोखिम से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। हो गया, लिख लिया आपने? ठीक है, बता दो भैया लिख लिया कि नहीं, हाँ या ना बोल दिया करो। हिंदी एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, हिंदी एक बार और बोल दे रहा हूं मैं आपको। किसी संगठन या समाज के उपलब्ध संसाधनों तथा कौशल का संयोजन जो आपदा के प्रति जोखिम या सुभेद्यता में कमी लाता है, जो आपदा के प्रति जोखिम या सुभेद्यता में कमी लाता है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, परिभाषा आपने लिख ली, अब यहां पर यह परिभाषा लिख ली, सेकंड पॉइंट लिखो, प्रकार, टाइप्स, 1 2 3, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3। चलो देखो सेकंड, प्रकार में पहला लिखिए मुकाबला करने की क्षमता, इंग्लिश में लिखिए कोपिंग कैपेसिटी, लिखा हुआ है यहां पर देखिए आप लोग, मुकाबला करने की क्षमता, इंग्लिश में कोपिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इसमें लिखें संसाधन, कौशल, जागरूकता तथा लोगों की संरचना इत्यादि, लोगों की संरचना इत्यादि। मतलब इसमें क्या क्या आता है, इसमें यह आता है कि कौशल किस प्रकार का है, संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है। लोगों की संरचना का मतलब है कि लोगों में गरीब हैं कि अमीर हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इन सबको समझना। इंग्लिश में लिखिए अवेलेबल रिसोर्सेस, स्किल्स, स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, एटसेट्रा।
नहीं, इससे सरल नहीं हो सकता सौम्या, दैट इज द इजीएस्ट वे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये परिभाषा आप एज इट इज लिख लोगे ना जो इसमें दी गई है तो आपको याद नहीं होगी, और जो मैं आपको कॉपी में लिखवा रहा हूँ दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। इससे सरल परिभाषा आप लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मैंने आपसे क्या कहा है कि परिभाषा को तोड़िए पहले और फिर तोड़ करके लिखिए, ठीक है, इससे सरल नहीं हो सकती दोस्त। अगला, क्षमता का मूल्यांकन। लिखें, क्षमता का मूल्यांकन, कैपेसिटी असेसमेंट, कैपेसिटी असेसमेंट। हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में? और दूसरा लिखिए कैपेसिटी असेसमेंट, और तीसरा लिखिए, उसमें दूसरे में एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है, तीसरे में आ जाइए, क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, क्षमता मूल्यांकन, कैपेसिटी असेसमेंट, और तीसरा लिखिए क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक, ये हो गया एक और टॉपिक। ओके, मैं अभी एक बार आप रिपीट कर लेना क्योंकि यार वो मैंने बना के बोला था इसलिए मुझे याद नहीं है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद करता हूं कि कैपेसिटी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग लगाइए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे दोस्तों और इसको पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से एक चार्ट बनाते हुए। तो मैं लिख रहा हूं तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं चीजों को। चलिए अगली हेडिंग लगाइए, 1.6, आपदाओं के प्रकार। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा क्लियर है ना? ऑल गुड, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, दो इसके अलग अलग विभाजन होते हैं। एक होती है, बनाते जाइए साथ में, ठीक है, उत्पत्ति के, उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। एक होती है गंभीरता के आधार पर, बेस्ड ऑन सेवेरिटी, गंभीरता के आधार पर, बेस्ड ऑन सेवेरिटी। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की आपदाएं हैं। उत्पत्ति मतलब समझते हैं ना आप लोग, ओरिजिन कैसे हो, और ये बहुत बेसिक बात है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो दो ही तरह से आपदाएं पैदा हो सकती हैं, या तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होंगी या तो नेचुरली होंगी। तो एक हो जाएगा प्राकृतिक आपदा अर्थात नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित आपदा, मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, अच्छा ये गंभीरता के आधार पर तो यही लिख लेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुसार। अभी सेंडाई फ्रेमवर्क आगे पढ़ना है इसलिए परेशान नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क में दो हो जाएंगे, एक लघु आपदा, इंग्लिश में स्मॉल स्केल, और बृहद
आपदा। लार्जेस्ट। ठीक है, बनाइए। नहीं, 5 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में? अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे बनेंगे। डन। ठीक है, चलिए ये बना लिया आपने। अब इसको समझना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग लगाइए ए। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। ओके, 2 बार एमपीपीएससी में 2014 से लेकर के 2021 तक 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर में प्राकृतिक आपदा को परिभाषित करें। तो यहीं पर आप लिख देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां लिख देंगे 3M PYQ। ठीक है, 3M PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 नंबर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है? वन 2016 के आगे क्या है? ठीक है, 2016 30। ये जो है ना, यहाँ जो मैंने लिखा था, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं सेंडाई फ्रेमवर्क 2016 से 30 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए, तो यहीं पर आप लिख देंगे कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर में 2 बार पूछा गया है। 3 नंबर में 2 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं और फिर उसको लिखेंगे। पहले समझें कि आखिर ये क्या है। तो आपदा की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। आपदा के 2 कीवर्ड हैं, एक है आकस्मिक घटना और दूसरा है विनाशकारी प्रभाव। नॉलेज को सिंक करना है। सर डिजास्टर के 2 कीवर्ड हैं, एक है सडन फिनोमेना और दूसरा है डिवास्टेटिंग अफेक्ट। ये तो तय है सर, ये 2 कीवर्ड हमें साफ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो अब इसी के आधार पर हमें एक परिभाषा बनानी है प्राकृतिक आपदा की। तो देखो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। अभी तक हम क्या लिख रहे थे? प्राकृतिक या मानव जन्य घटनाओं से होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं जिनका मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण आदि पर विनाशकारी प्रभाव होता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा इसको ट्वीन करेंगे। कैसे करेंगे? तो सर लिखेंगे अब हम प्राकृतिक कारकों। 2 प्राकृतिक कारक होते हैं, या तो आंतरिक, इसके लिए बेहतर शब्द है अंतर्जात या बहिर्जात। अभी लिखना नहीं है पहले, हाँ ये चाहे तो ये जॉटिंग कर सकते हैं आप लोग अपनी रफ कॉपी में। अंतर्जात या बहिर्जात। तो प्राकृतिक कारकों से होने वाली कैसी घटनाएं? अप्रत्याशित अप्रत्याशित घटनाएं जिनका कैसा प्रभाव होता है? सर जिनका विनाशकारी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? विनाशकारी। सौम्य आप समझ पा रहे हैं कैसे इजी करेंगे हम डेफिनेशन? किस पर होता है ये विनाशकारी प्रभाव? सर ये विनाशकारी प्रभाव मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पर्यावरण व अन्य जीवों पर। इंग्लिश में बनाएंगे सर, इट इज अ सडन फिनोमेना which is caused by natural फैक्टर, ब्रैकेट में एंडोजिनस और एक्सोजेनिक
विच हैव दैट हैव सॉरी मैं विच बोलता हूं, दैट हैव डिवास्टेटिंग अफेक्ट ऑन व्हाट, ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, अदर लिविंग बीइंग एंड द एनवायरमेंट। बताओ, परिभाषा खुद बनाने लगे। ये सीखना है, ये सीखना है, खुद परिभाषा बनाते आनी चाहिए। बेसिक समझो, पुरानी चीजों को उठाओ, नई चीजों में जोड़ो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आपके पास लिमिटेड दिमाग है, लिमिटेड चीजें आपको याद होंगी। कोशिश करो कि पुरानी चीजों का नई चीजों में भी आप इस्तेमाल करना सीख जाओ। क्लियर है, समझ में आ गया प्राकृतिक घटना क्या होती है। और बाकी उदाहरण तो आप जानते ही हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब नेचुरल डिजास्टर के उदाहरण हैं। अब मुझे बताओ, क्या प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियंत्रण है? क्या प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियंत्रण है? क्या नेचुरल डिजास्टर पर ह्यूमन कंट्रोल है? यस और नो? नहीं है। हमारा क्या नियंत्रण है? आप जाके रोक लोगे ज्वालामुखी को? हाँ सर, हम जाएंगे, हम ज्वालामुखी के ऊपर बैठ जाएंगे और उसको रोक लेंगे सर, बाहर नहीं आने देंगे। क्योंकि सर हमने मूवी देखी थी, वैसे बॉम्ब के ऊपर बैठ जाता है तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन उसका नुकसान नहीं होता। सर जहां से भूकंपी तरंगे निकल रही हैं, हम वहां सो जाएंगे सर, पूरी तरंगे हमारे अंदर समा जाएंगी, तो कोई चट्टान हिलेगी नहीं सर। ऐसा कर दोगे? नहीं सर, तो हमारा कंट्रोल नहीं है भाई। ठीक है, तो सोचना भी मत कि हमारा कंट्रोल है। गए बढ़िया। सर अभी तो है सर, क्यों है सर? कल उन्हें गदर देखी सर, तो गदर में सनी पाजी को भेज देंगे सर। अभी कोई कुछ भी आएगा सर, सनी देओल को आगे भेजेंगे सर। इशू ही नहीं है अपने पास, दिक्कत ही नहीं सर, सनी देओल हो रखा अपने पास, वो जाके संभालेगा, है ना। प्रबंधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो लिख लिया जाए, तैयार है आप लोग? हाँ, बाढ़ दो तरह से होती है, एक अर्बन फ्लड, दोनों है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और सामान्य जो बाढ़ है वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसमें लिखें, लिखना शुरू करें। इस तरीके से लिखना, इसमें 3 पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट बनाना परिभाषा, दूसरा सिंपल पॉइंट है मतलब बिना किसी के, और तीसरे में लिखेंगे अपन उदाहरण। चलो तो पहला लिखो परिभाषा, लिखें जल्दी से, परिभाषा लिखें। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, प्राकृतिक कारकों, प्राकृतिक कारकों ब्रैकेट में अंतर्जात या बहिर्जात, प्राकृतिक कारकों ब्रैकेट में अंतर्जात या बहिर्जात के कारण घटित होने वाली आपदाएं, जो के कारण घटित होने वाली आपदाएं जो मानव जीवन, कौमा, संपत्ति, अन्य जीवों आदि पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। जो मानव जीवन, संपत्ति, अन्य जीवों आदि पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। ठीक, और आंसर में इतना लिखने के बाद क्या लिखते? जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि, तो आपका आंसर बन जाता। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए, डिजास्टर, डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, एंडोजिनस और एक्सोजिनस लिखा हुआ है आपके सामने। डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, एंडोजिनस और एक्सोजिनस, that have that have that have devastating effect on human life, property and other living being, other living being। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, ह्यूमन कंट्रोल ऑन दीज डिजास्टर इज वेरी लेस, ह्यूमन कंट्रोल ऑन दीज डिजास्टर इज वेरी लेस। मानव का इन आपदाओं पर
लगभग शून्य नियंत्रण होता है। मानव का इन आपदाओं पर लगभग शून्य नियंत्रण होता है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, कोई बात नहीं वैभव, तीसरा लिखिए, नंबर 3, उदाहरण, एग्जाम्पल। तो अपने मन से उदाहरण लिख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये मानव निर्मित आपदा होगी अंकित। आपका नाम नहीं है यहाँ, वैभव गोस्वामी। चलिए क्लियर है, ऑल गुड। बताइए, लिख लिया आपने, एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलो और यहीं पर ना बाजू में 2 प्रश्न नहीं लिखे हैं, आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं, और वहीं पर जो आप जगह छोड़ते हैं ना दोस्तों, ये आपकी कॉपी है, और इस कॉपी में उम्मीद कर रहा हूं कि यहां आप जगह छोड़ रहे हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए 3 नंबर में, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। 3 नंबर में प्रश्न लिख लीजिए, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, एक ये, और एक 3 नंबर में लिख लीजिए क्षमता, और 3 नंबर में लिख लीजिए जोखिम। ये उन्हीं के बाजू में लिखना, ठीक है, जहां क्षमता लिखा है वहां पे 3 नंबर डालना, जहां जोखिम लिखा है वहां अपना ये जो साइड में आप जगह छोड़ रहे हैं ना, इस जगह पे, और इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो परिभाषा यही रहेगी, बिल्कुल एज इट इज परिभाषा लिखेंगे, बस जब ये परिभाषा खत्म होगी तो उसमें आप लिखोगे जैसे, सच एज, भूकंप, चक्रवात, सुनामी इत्यादि, सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी एटसेट्रा। ज्वालामुखी मत लिखना उदाहरण में, क्यों? इसलिए मत लिखना क्योंकि भारत में ज्वालामुखी नहीं आते ज्यादा। भारत में 3 चीजें ही हैं, बाढ़ है तो बाढ़ लिख देना, सुनामी लिख देना, और भूकंप लिख देना, पर ज्वालामुखी मत लिखना क्योंकि इंडिया में नहीं आते, और हमें इंडिया का कंटेक्स्ट याद रखना। ऑल गुड। चलो अब जरा एक बात और समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट पर। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसी के नीचे एक छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिएगा कि दोस्तों ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। नेचुरल डिजास्टर को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसका एक जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है जियो फिजिकल डिजास्टर। भू आकृतिक, बनाते जाना साथ ही साथ में, भू आकृतिक आपदाएं, जियो फिजिकल डिजास्टर। अब इसमें क्या आता है, तो भू आकृतिक में क्या आएगा? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या सुनामी एक अच्छा भू आकृति तो समझते हैं, ये हमने पहले भी आपको कई बार पढ़ा दिया है, तो क्या सुनामी एक भू आकृतिक आपदा है? क्या सुनामी एक जियो फिजिकल डिजास्टर है? यस और नो में आंसर दो। आंसर चेक अलग से नहीं कर रहे हैं वैभव, हम साथ में ही कर रहे हैं, नहीं है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भूकंप, हाँ ये लिख सकते हैं, उसको तड़ित झांझा बोलते हैं, तड़ित झांझा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भूकंप, अर्थक्वेक एक जियो फिजिकल डिजास्टर है, तो क्या मैं सही होऊंगा या गलत? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अर्थक्वेक एक जियो फिजिकल डिजास्टर है? यस और नो? बिल्कुल सर। तो जियो फिजिकल डिजास्टर में जो मुख्य आपदाएं आती हैं, तो उसमें एक आता है भूकंप, अर्थक्वेक, बनाते जाना साथ में, एक आता है ज्वालामुखी,
अर्थात वोल्केनो, वोल्केनो। और एक इसमें आप लिख लीजिए भूस्खलन या हिमस्खलन। भूस्खलन व हिम, यहां लिख दो हिमस्खलन। भूस्खलन को बोलते हैं लैंडस्लाइड और हिमस्खलन को बोलते हैं एवलांच। क्या बोलते हैं? एवलांच बोलते हैं। ठीक है, ये जियोफिजिकल हो गई। अब इनका यूज कैसे होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। दूसरा होता है मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर। इनको कहा जाता है मौसमी, ज्यादा बेहतर शब्द हिंदी में है वायुमंडलीय घटनाएं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि वायुमंडल का, जब आप ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जब आप अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, तो उसे वायुर्विज्ञान कहा जाता है, उसे एरोलॉजी कहा जाता है। और जब आप निचले वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जब आप लोअर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है, तो लोअर एटमॉस्फेयर की स्टडी को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। जब निचले वायुमंडल के अध्ययन को हम मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर या मौसमी आपदाएं या वायुमंडलीय आपदाएं कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा, तो लॉजिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर लू, चक्रवात अर्थात साइक्लोन, शीतलहर, शीतलहर भी इसी में आएगी, कोल्ड वेव, है ना, सूखा, ड्रॉट, क्योंकि पानी नहीं गिरा इसलिए क्या आएगा, सूखा आएगा। ओके, पानी नहीं गिरा तो लू, चक्रवात, शीतलहर, सूखा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जो भी घटना वायुमंडल से जुड़ी हुई है, जो भी एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, मैंने बताया ना आपको कि आंसर में किसी के चेक नहीं हो रहे हैं वैभव, आपको यही क्लास में आके मॉडल आंसर सुनना होगा। ठीक है, अब मीटरोलॉजिकल भी हो गया। अब इसमें आता है अगला, जलीय आपदाएं। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, जलीय आपदाएं, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। अब जलीय आपदाओं में इनको समुद्री आपदाएं भी कहते हैं, लेकिन जलीय आपदा कहना ज्यादा बेहतर है। तो इसमें बाढ़ आ जाएगा, फ्लड, इसी में आप सुनामी रखेंगे, सुनामी भी इसी में आएगा। ठीक है, तो बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये जलीय आपदाएं हैं। कैसी आपदाएं हैं? ये जलीय आपदाएं कहलाती। ठीक है, और इसी में आखिरी में जैविक अर्थात बायोलॉजिकल डिजास्टर। और जैविक आपदाओं में क्या शामिल है? तो सर जैविक आपदाओं में कोई भी महामारी आ, ठीक है, या संक्रमण कह दीजिए, जो भी आपको कहना। ओके, कोई भी महामारी इसमें आ सकती है, संक्रमण आ सकता है इसमें। इसमें एक और चीज आती है, पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में। इसमें बायोलॉजिकल में एक और आप लिखेंगे, पौधे और जानवर, पौधे और जानवर उपनिवेशक के रूप में। जैविक में लिखिए प्लांट एंड एनिमल एज कॉलोनाइजर। एक लिख लीजिए कीट ग्रसन, कीट ग्रसन, इंसेक्ट इन्फेक्शन, इंसेक्ट इन्फेक्शन, इसी में ऐड कर लेना, इंसेक्ट इन्फेक्शन, कीट ग्रहण, प्लांट एंड एनिमल कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक चार्ट भी है, और इसको महामारी को एपिडेमिक बोलते हैं, महामारी को एपिडेमिक बोलते हैं। कीट ग्रसन हम हमेशा लाइफ में देखते भी हैं कि किसी भी चीज में कीड़े लग जाना, तो अगर ये कीड़े बहुत बड़ी संख्या में लग जाए तो वो आपदा बन जाएगी।
और कॉलोनाइजर, ये हमने देखा था, आपको याद है टिड्डियों का अटैक हुआ था। कितने लोगों को याद है कि हाँ सर बड़े पैमाने पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ था? हमें याद है वो घटना, याद है आप लोगों को? टिड्डियों का अटैक हुआ था, टिड्डी का प्रकोप आया था। ओके ओके, आप जौनपुर आ जाइए कभी भी, ठीक है, तो आप मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी हो गया, ये चार्ट आपने बना लिया। अब इसका उपयोग समझो कि सर चार्ट तो आपने बनवा दिया, हमने पढ़ लिया, पर इसका उपयोग क्या है? अब हम उपयोग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप भूकंप के बारे में लिख रहे हैं, या आपसे पूछा गया कि अगर भूकंप आएगा तो इस आपदा से आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है विशिष्ट खतरे और इनका समन, स्पेसिफिक हजार्ड एंड देयर मिटिगेशन। तो अब भूकंप के बारे में सिर्फ आप ये ना लिखें कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, अब आप भूकंप के बारे में लिखेंगे कि इट इज अ जियोफिजिकल नेचुरल डिजास्टर। अब आप भूकंप के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज अ जियोफिजिकल नेचुरल डिजास्टर। यह एक भू आकृतिक प्राकृतिक आपदा है। अब आप समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, पर आपकी आंसर राइटिंग में इन्हीं वर्ड्स का इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको इनका प्रभाव साफ साफ अपनी आंसर राइटिंग पर नजर आने लगेगा कि ठीक है सर, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था और कौन से शब्दों को हम मिस कर रहे हैं। उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरी जगह पर एकदम से अटैक कर देना, और हिस्टोरिकल कॉलोनी अलग है, उसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। ऑल गुड। अब जैसे आपने सुनामी के बारे में लिखा, तो सुनामी के बारे में लिखिए ना कि यह एक जलीय प्राकृतिक आपदा है। इट इज अ हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल। का इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट होगा, ये ज्यादा प्रभाव देगी एग्जामिनर को, है ना? तो आप इनको यूज करेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए मुझे बताएं, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, ये चीज लिखिएगा मत, बस मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं। नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना है आपको, ये सिर्फ आप पढ़ लेंगे कि भैया सोवियत संघ में भूकंप आया था तो 1,10,000 लोग मरे थे। भारत में 1971 में एक चक्रवात आया था जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 30,000 पीपल डाइड। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि में सुनामी आई थी 2004 की, द ग्रेट डिवास्टेटिंग सुनामी। उसमें पूरे क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोग मरे थे, 5 लाख लोग, सभी को मिला दीजिए, भारत को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, इन सभी को 5 लाख लोग लगभग लगभग उसमें मरे थे। तो ये डेटा क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर याद रह गया तो कभी कभार एग्जाम में काम आ जाता है, बाकी इसको लिखेंगे नहीं। लेकिन एक चीज है जो आपको लिखना है, विच इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, और यहां से प्रश्न बना है। और ये चीज मैं कहूंगा कि ये पहले भी थी, अगर कोई मुझसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है तो ये शुरुआत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वाली, और ये प्रश्न इस बार पूछा गया। ये आप घर से लिखोगे, जगह छोड़ दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, और ये आप घर से लिखोगे। इस तरीके से नहीं, बस आपको मैप नहीं बनाना, बस लिखना है कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख आपदाएं आई, इंडिया में कौन कौन सी मेजर डिजास्टर आई हैं, कब आई हैं। अच्छा, एक बार इनके ईयर चेक कर लेना, कई जगह पर ईयर गलत हो गए, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 1984 में हुई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रश्न कैसा बना पहले वो समझते हैं, एक बार ध्यान देना कि इससे कैसे प्रश्न बने हुए। तो रिसेंटली अभी आपने एग्जाम में, या फिर जो मैंने आपको शीट दी है, अगर आपने वो प्रिंट निकलवाया है तो उसमें एक प्रश्न पढ़िएगा आप, अभी आया है 2020 के आसपास। उसमें एक प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आने वाले दो प्रमुख भूकंपों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन दी टू नेम दी टू मेजर अर्थक्वेक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर 1950। प्रश्न आया है, यस और नो बताएंगे आप लोग? प्रश्न आया हुआ है, पता होगा आप लोगों को कि हाँ सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर आपने पढ़ा है तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सर एक भूकंप आया था भुज, उसमें राज्य का नाम पूछा था, तो कौन सा राज्य है सर? गुजरात है। तो एक भूकंप आया हुआ है गुजरात में, कब आया?
26 जनवरी 2001। तो यही तो लिखना था आपको। नंबर 1 भुज भूकंप ब्रैकेट में गुजरात और सामने डेट 26 जनवरी 2001। दूसरा आप देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, तो लातूर में भूकंप आया था 30 सितंबर 1993 को, महाराष्ट्र के लातूर। तो ये आपका प्रश्न का जवाब बन गया। अब हो सकता है कुछ और पूछ ले, हो सकता है कि 3 गैस त्रासदियों के बारे में पूछ। तो इन सभी घटनाओं को आप लिख लेंगे कि कहां कहां पर कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं। और सब मत लिखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिख लीजिए। एक भुज भूकंप लिख लेना, मुंबई की फ्लड लिख लेना 2005 की, अर्थक्वेक लिखना लातूर का, सुनामी 26 दिसंबर 2004 की, 29 अक्टूबर 1999 का साइक्लोन लिख लेना, भोपाल गैस ट्रेजिडी, उत्तराखंड की फ्लड। इतने लिख लेना अलग से, और बाकी मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा। अभी हम गैस आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी हम आपको लिखवाएंगे दोस्तों कि गैस आपदाएं कौन कौन सी भारत में प्रमुख हुई हैं, मेजर गैस इंसिडेंट्स कौन से हैं, तो ये भी हम लिख रहे होंगे। क्लियर है? ऑल गुड? ठीक है, नहीं सभी मत लिखिए, सभी मत लिखो। हाँ, पॉइंट में लिख लीजिए। चलो क्लियर। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं, फिर हम बाकी चीजों को अगली क्लास में पढ़ें। अगला लिखिए दोस्तों, मानव निर्मित आपदाएं। सिर्फ इसकी परिभाषा ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। मानव निर्मित आपदाएं, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने प्राकृतिक लिखा, तो अब कैसी होंगी? मानव निर्मित। तो अभी परिभाषा लिख लीजिए, अगली क्लास में इस विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक काम करते हैं, मत लिखो, अगली क्लास में ही इसको पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें औद्योगिकी आपदा मुझे आपको समझानी है, वो काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, आप लोगों से हम मिलेंगे बुधवार के दिन। ओके, और फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा, और पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को लिख रहे हैं, और इससे मुख्य परीक्षा की तैयारी में निश्चित तौर पर आपको मदद मिले। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।